पटना के बिजी और नॉइजी शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामदीन था। वो एक रिक्शा चलाने वाला था। उसकी दुनिया छोटी थी, बस डस्टी गलियों और क्राउडेड बाजारों तक, जहां वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। रिक्शे के हैंडल पकड़ पकड़ कर उसके हाथ रफ हो गए थे और उसका चेहरा जिंदगी की चिंताओं से भरा हुआ था। फिर भी इस मेहनती आदमी के अंदर एक सपना था। ये सपना उसके लिए नहीं, बल्कि उसके 10 साल के बेटे राजू के लिए था। रामदीन चाहता था कि राजू की जिंदगी उससे बिल्कुल अलग हो। वो चाहता था कि उसका बेटा साफ स्कूल यूनिफॉर्म पहने, किताबों से भरा भारी बैग उठाए और कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोले। वो चाहता था कि राजू उस गरीबी के जाल से बाहर निकले जिसमें उनकी फैमिली पीढ़ियों से फंसी हुई थी। ये सपना ही था जो उसे हर जलते हुए दिन में हिम्मत देता था। रामदीन का बचपन खेतों में काम करते हुए बीता था, क्लासरूम में नहीं। वो अपना नाम भी पढ़ लिख नहीं सकता था। वो शिक्षा को एक जादुई चाबी मानता था, एक ऐसी चाबी जो ऐसे दरवाजे खोल सकती थी जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। वो अक्सर अपना रिक्शा शहर के एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंट माइकल्स हाई स्कूल के बड़े गेट्स के पास खड़ा करता था। वो बच्चों को देखता था जो अपनी नीट ब्लू और व्हाइट यूनिफॉर्म में गाड़ियों से बाहर निकलते थे और उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। वो अपने राजू को उनके बीच इमेजिन करता था। वो अपने बेटे को साइंस और हिस्ट्री सीखते हुए देखता था, ऐसी चीजें जो उसके लिए पूरी तरह से मिस्ट्री थी। ये विजन इतना पावरफुल था कि इसके आगे उसकी अपनी परेशानियां छोटी और इनसिग्निफिकेंट लगने लगीं। रामदीन की हर कमाई हुई पैसा को वो बहुत ध्यान से बचाता था। वो और राजू एक टाइनी 1 रूम शैक में एक क्राउडेड स्लम में रहते थे। उनका खाना सिंपल होता था, अक्सर बस चावल और दाल, जबकि उसके पड़ोस के दूसरे आदमी अपनी थोड़ी कमाई सस्ती शराब या जुए पर खर्च करते थे। रामदीन हर लालच से दूर रहता था। उसका फोकस एक ही था, राजू की एडमिशन फी। वो एक्स्ट्रा घंटे काम करता था, देर रात तक रिक्शा चलाता था, उसकी मसल्स दर्द से कराहती थीं। वो अक्सर एक टाइम का खाना छोड़ देता था ताकि कुछ और रुपये बचा सके। उसके पड़ोसी कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे फूल कहते थे कि वो इतने बड़े सपने देख रहा है। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शे पर ही होना चाहिए, किसी फैंसी स्कूल में नहीं, वे कहते थे। लेकिन रामदीन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका सपना उनकी टॉन्ट्स के खिलाफ उसकी शील्ड था। आखिरकार वो दिन आ गया। रामदीन अपनी सबसे साफ पर फेडेड शर्ट पहने हुए सेंट माइकल्स की लंबी क्यू में खड़ा था। उसने राजू का छोटा हाथ अपने कैलस्ड हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। राजू, एक ब्राइट और ऑब्जर्वेंट लड़का, इस पल की अहमियत को समझता था। उसने एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, केरोसिन लैंप की डिम लाइट में बोरोड किताबों को पढ़ता था। उसने अपने पिता की आंखों में उम्मीद और कुर्बानी देखी और खुद से वादा किया कि वो उन्हें निराश नहीं करेगा। एक हफ्ते बाद जब एडमिशन लिस्ट लगी, राजू का नाम उसमें था। रामदीन के लिए ऐसा था जैसे उस दिन सूरज थोड़ा और चमक रहा था। उसने राजू को अपने कंधों पर उठाया और घूमने लगा। उसका दिल इतनी प्यूर और प्रोफाउंड खुशी से भरा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू का सेंट माइकल्स में पहला दिन एक माइलस्टोन था। रामदीन ने अपनी पूरी बचत यूनिफॉर्म, शाइनी ब्लैक शूज और एक स्कूल बैग पर खर्च कर दी, जो उसके बेटे के छोटे कंधों के लिए बहुत बड़ा लग रहा था। राजू को स्कूल के गेट से अंदर जाते देखना ऐसा था जैसे उसके सपने ने अपने पहले कदम रखे हों। लेकिन ये शुरुआती खुशी जल्द ही उनकी परिस्थितियों की हार्श रियलिटी से टकराई। हर महीने की स्कूल फी एक पहाड़ थी जिसे रामदीन को हर 30 दिन में चढ़ना पड़ता था। ये एक ऐसी रकम थी जो उसकी मीगर इनकम का लगभग आधा थी। उसने अथक काम करना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरण से लेकर शहर के सो जाने के बहुत बाद तक उसकी सेहत बिगड़ने लगी और एक लगातार खांसी उसकी साथी बन गई। वो पतला होता गया, लेकिन उसका रिजॉल्व हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। राजू अपने तरीके से अपने पिता की इमेंस सैक्रिफाइस को समझता था। वो एक डिलिजेंट स्टूडेंट था। वो जानता था कि वो दूसरे बच्चों से अलग था जो अमीर परिवारों से आते थे। उनके पास ट्यूटर्स और कंप्यूटर्स थे, जबकि उसके पास अपने पिता का अनवेवरिंग सपोर्ट और उनके शैक में एक छोटा सा कोना था। वो सुबह जल्दी उठकर अपने पिता को रिक्शा साफ करने में मदद करता था, स्कूल जाने से पहले। स्कूल के बाद वो तुरंत अपनी किताबों के साथ बैठ जाता था। तब तक पढ़ता था जब तक उसकी आंखें भारी न हो जाएं। उसने कभी नए खिलौनों या फैंसी कपड़ों की मांग नहीं की। जब उसके क्लासमेट्स अपनी छुट्टियों और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के बारे में बात करते थे, राजू चुपचाप सुनता था। उसका दिमाग उन लेसन्स पर केंद्रित रहता था जो उसके पिता ने उसे हार्ड वर्क और इंटेग्रिटी के बारे में सिखाए थे। वो ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ था कि उसके पिता ने उसकी शिक्षा पर खर्च किया,
हर रुपया मायने रखे। हर गुजरते महीने के साथ फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया। किताबों, एग्जाम्स और स्कूल ट्रिप्स के लिए फीस थी जिनकी रामदीन ने उम्मीद नहीं की थी। एक महीने मॉनसून की बारिश लगातार हो रही थी और रामदीन को मुश्किल से कोई पैसेंजर मिल रहा था। उसे एक रूथलेस मनी लेंडर से बहुत ऊंची इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार लेने पड़े, सिर्फ राजू की फीस भरने के लिए। कर्ज उसके गले में एक भारी चेन बन गया। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना खून बेचना शुरू कर दिया, एक सीक्रेट जिसे उसने अपने बेटे से छिपा रखा था। वो देर से घर आता था, उसका शरीर कमजोर होता था, लेकिन वो हमेशा राजू के लिए एक मुस्कान रखता था। उससे स्कूल में उसके दिन के बारे में पूछता था और ध्यान से सुनता था जब राजू अपनी इंग्लिश लेसन्स जोर से पढ़ता था। स्कूल ने एक एनुअल फंक्शन की अनाउंसमेंट की। हर स्टूडेंट से कॉस्ट्यूम्स और सेलिब्रेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करने को कहा गया। रामदीन के लिए ये फाइनल स्ट्रॉ था। उसके पास कोई बचत नहीं बची थी और मनी लेंडर पहले से ही उसे धमका रहा था। वो स्कूल के प्रिंसिपल, एक दयालु आदमी, के पास गया और अपनी स्थिति समझाई। उसकी आवाज निराशा से कांप रही थी। प्रिंसिपल समझे लेकिन अपनी हेल्पलेसनेस व्यक्त की, क्योंकि नियम सबके लिए एक जैसे थे। रामदीन पहली बार हारा हुआ महसूस करते हुए स्कूल से बाहर निकला। राजू के स्कूल बैग का बोझ अब पूरी दुनिया के बोझ जैसा लग रहा था और वो उसके नीचे टूटता हुआ महसूस कर रहा था। वो राजू को यह बताने की बात भी सहन नहीं कर सकता था कि उसे शायद वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा जिससे वो इतना प्यार करता था। एनुअल फंक्शन की फीस भरने की डेडलाइन करीब आ रही थी। रामदीन ने सब कुछ ट्राई कर लिया था। उसने अपने पड़ोसियों से भीख मांगी थी, मनी लेंडर से और समय मांगा था, और यहां तक कि एक्स्ट्रा काम भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन हर दरवाजा उसके सामने बंद होता दिख रहा था। राजू की निराशा का ख्याल किसी भी शारीरिक भूख या थकान से ज्यादा तेज दर्द दे रहा था जो उसने कभी महसूस किया था। उसने अपना सपना देखा जिसे उसने अपने पसीने और खून से पाला था, वो उसकी उंगलियों से फिसल रहा था। निराशा उसके जजमेंट पर हावी होने लगी। उसे अन्याय का गहरा एहसास हुआ। वो जितना किसी को जानता था उससे ज्यादा मेहनत करता था, फिर भी वो अपने बेटे को वो एक चीज नहीं दे पा रहा था जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। शहर जिसकी वो हर दिन सेवा करता था, उसकी ईमानदार मेहनत के लिए कोई जगह नहीं रखता था। एक शाम जब वो अपनी खाली रिक्शा एक शांत, अमीर मोहल्ले से खींच रहा था, एक विचार, अंधेरा और अनजान, उसके दिमाग में आया। उसने एक बड़ा घर देखा जिसकी बत्तियां जल रही थीं। एक खुली खिड़की से उसने एक महिला को देखा जो अपना पर्स खिड़की के पास एक मेज पर रखकर दूसरे कमरे में चली गई। पर्स बस वहीं पड़ा था, अनगार्डेड। निराशा के उस गहन पल में सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। उसने उस पर्स के अंदर के पैसों के बारे में सोचा। वो उसकी सारी समस्याओं का हल कर सकते थे। वो राजू की फीस भर सकते थे, उसका कर्ज चुका सकते थे और शायद कुछ दिनों के लिए उन्हें एक डिसेंट मील भी दिला सकते थे। ये भगवान की तरफ से एक टेस्ट जैसा लगा, उस सफोकेटिंग डार्कनेस से बाहर निकलने का एक शॉर्टकट जो उसे घेर रहा था। उसने अपने कॉन्शियंस से लड़ाई लड़ी, जिन मूल्यों पर वो अपनी पूरी जिंदगी जिया था, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, इंटेग्रिटी, चीख चीख कर उसे दूर हटने को कह रहे थे। उसने हमेशा राजू को सिखाया था कि जो तुम्हारा नहीं है उसे कभी नहीं लेना चाहिए। अगर वो चोर बन गया तो अपने बेटे का सामना कैसे करेगा। लेकिन फिर राजू के उदास चेहरे की तस्वीर, उसे स्कूल से घर भेजे जाने का विचार उसके दिमाग में भर गया। अपने बेटे के लिए उसका प्यार इतना पावरफुल, इतना ओवरवेलमिंग था कि वो गलत करने के अपने डर पर हावी होने लगा। उसने खुद को समझा लिया कि ये उसके लिए नहीं था, ये राजू के भविष्य के लिए था। उसने खुद से कहा कि ये पहली और आखिरी बार होगा। उसे बस थोड़ी मदद चाहिए थी और अगर दुनिया उसे नहीं देती तो शायद उसे लेनी पड़ेगी। कांपते हाथों और एक ड्रम की तरह धड़कते दिल के साथ उसने अपनी रिक्शा एक अंधेरी गली में पार्क कर दी। उसने चारों ओर देखा, सड़क सुनसान थी। वो घर की तरफ रेंगने लगा। उसका हर कदम भारी और गलत लग रहा था। उसे अपने ही शरीर में एक अजनबी जैसा महसूस हुआ, एक ऐसा आदमी जिसे वो पहचानता नहीं था। वो पिता जिसने अपने बेटे को ईमानदार होना सिखाया था, वो एक अपराधी बनने वाला था। ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस था। उसने सोचा, उसके शरीर का नहीं बल्कि उसकी आत्मा का। वो खिड़की तक पहुंचा। उसका हाथ बाहर निकला हुआ था। उसका दिमाग डर, अपराध बोध और एक पिता के डेस्परेट, मिसगाइडेड प्यार के बवंडर में फंसा हुआ था। वो अब रामदीन नहीं था, वो प्राउड पिता। वो किनारे पर खड़ा एक आदमी था, एक ऐसे अबिस में गिरने वाला था जहां से वो शायद कभी वापस नहीं आ पाएगा।
जैसे ही रामदीन की उंगलियां पर्स को छूने वाली थीं, एक पुलिस पेट्रोल कार कोने से मुड़ी, उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आईं और उसे वहीं जमा दिया। वो पकड़ा गया। एक पल में उसकी दुनिया बिखर गई। जिस डर को वो दबा रहा था वो भड़क उठा और वो पैरालाइज्ड खड़ा रहा, भागने या बोलने में असमर्थ। पुलिस वालों ने उसे पकड़ा। उनके सवाल हार्श और एक्यूजेटरी थे। रामदीन, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा था, खुद को हथकड़ी लगाए हुए और पुलिस जीप के पीछे धकेला हुआ पाया। वो बस राजू के बारे में सोच सकता था। उसके बेटे का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? शर्म इतनी ज्यादा थी कि वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। पुलिस स्टेशन में वो टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अपने बेटे की स्कूल फीस और अपनी क्रशिंग डेस्परेशन की कहानी सुनाई। ये कहानी एक युवा कंपैशनेट इंस्पेक्टर मिस्टर वर्मा के कानों तक पहुंची। उसने रामदीन की आंसू भरी कहानी को जजमेंट से नहीं बल्कि एम्पैथी से सुना। उसने एक हार्डेंड क्रिमिनल को नहीं बल्कि एक टूटे हुए पिता को देखा जो हद तक पुष्ट था। मिस्टर वर्मा ने कहानी को वेरीफाई करने का फैसला किया। वो रामदीन के शैक गए और राजू से बात की। फिर वो सेंट माइकल्स गए और प्रिंसिपल से मिले, जिन्होंने रामदीन की फीस भरने की स्ट्रगल की पुष्टि की और राजू के एकेडमिक परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। प्रिंसिपल रामदीन के डेस्परेट एक्ट की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। रिक्शा चलाने वाले की खबर, जिसने अपने बेटे की शिक्षा के लिए चोरी करने की कोशिश की थी, पहले पुलिस स्टेशन के अंदर फैली और फिर इसे एक लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने उठा लिया जो वहां मौजूद था। अगले दिन रामदीन की कहानी लोकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। ये एक सिंपल ह्यूमन स्टोरी थी जो शहर के कई लोगों के साथ रेजोनेट हुई। इसमें एक पिता के प्यार, गरीबी के क्रशिंग वेट और एक ब्राइट युवा लड़के के सपनों के बारे में बताया गया था। कहानी ने एक नर्व को छुआ। हर तबके के लोग, टीचर्स, डॉक्टर्स, बिजनेस ओनर्स और यहाँ तक कि सेंट माइकल्स के दूसरे माता पिता भी पुलिस स्टेशन और न्यूज़पेपर ऑफिस में फोन करने लगे, यह पूछते हुए कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। उन्होंने रामदीन की स्ट्रगल में समाज की अपने सबसे कमजोर सदस्यों का समर्थन करने की विफलता का एक प्रतिबिंब देखा। वही समाज जो उसकी चुपचाप स्ट्रगल के प्रति इंडिफरेंट था, अब उसकी प्लाइट के प्रति जाग रहा था। दयालुता की एक लहर, अनएक्सपेक्टेड और ओवरवेलमिंग, रामदीन और राजू पर छा गई। स्कूल प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर वर्मा के नेतृत्व में नागरिकों के एक समूह द्वारा एक ट्रस्ट फंड स्थापित किया गया। दान उमड़ पड़े, न केवल राजू की साल भर की स्कूल फीस को कवर करने के लिए, बल्कि उसकी पूरी शिक्षा के लिए। जिस महिला का पर्स रामदीन ने चुराने की कोशिश की थी, पूरी कहानी सुनने के बाद आगे आई और पुलिस से उसके खिलाफ सभी चार्जेस छोड़ने को कहा। उसने समझा कि उसके कार्य प्यार की जगह से आए थे, मैलिस से नहीं। रामदीन को रिहा कर दिया गया, एक अपराधी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे पिता के रूप में जिसका अपने बेटे के प्रति प्यार ने पूरे शहर को कंपैशन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। वो विनम्र और आभारी था। मानवता में उसका विश्वास बहाल हो गया था। हालांकि चार्जेस हटा दिए गए थे, लेकिन कानून के मुताबिक रामदीन को अपने किए गए अपराध के लिए थोड़ी सजा काटनी पड़ी। अपनी सेल में रहकर उसने राजू को एक खत लिखा। यह उसका पहला खत था, जिसे एक साथी कैदी की मदद से लिखा गया था जो पढ़ लिख सकता था। उसने अपना दिल कागज पर उकेर दिया। मेरे प्यारे राजू, उसने लिखा, अपने पिता को माफ कर देना। मैं कमजोर पड़ गया था। मैं तुम्हें निराश करने से इतना डर गया था कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन लेसन्स को याद रखो जो मैंने तुम्हें सिखाए, न कि उस गलती को जो मैंने की। एक अच्छा आदमी बनो, एक ईमानदार आदमी। खूब पढ़ाई करो। तुम्हारी शिक्षा ही हमारी एकमात्र दौलत होगी। मुझे गर्व महसूस कराओ मेरे बेटे, तुम्हारी जीत ही मेरी आजादी होगी। यह खत राजू की सबसे कीमती चीज बन गया। अपने पिता के प्यार और कुर्बानी की एक लगातार याद दिलाता रहा। राजू ने अपने पिता को निराश नहीं किया। कम्युनिटी और ट्रस्ट फंड के समर्थन से उसे अब फीस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। उसने एक नए उद्देश्य के साथ काम किया, अपने पिता की स्ट्रगल और उन अजनबियों की दयालुता का सम्मान करने की इच्छा से प्रेरित होकर जिन्होंने उनकी मदद की थी। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, हमेशा अपनी क्लास में टॉप पर रहा। उसने डिबेट्स में हिस्सा लिया, साइंस फेयर्स जीते और दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वो कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया था। वो विनम्र, दयालु रहा और हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहा जो कम भाग्यशाली थे। उसके पिता के शब्द उसके दिल में एच्ड थे, उसके हर कार्य का मार्गदर्शन कर रहे थे। साल गुजर गए। राजू ने शानदार अंकों के साथ स्कूल खत्म किया।
और फुल स्कॉलरशिप पर एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। जिस दिन उसने ग्रेजुएशन की, वो स्टेज पर खड़ा था। उसके हाथ में उसकी डिग्री थी और उसकी आंखें भीड़ में एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं। वहाँ पीछे की रो में एक बूढ़ा रामदीन बैठा था। उसका चेहरा गर्व से भरा था और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थीं। वो अब रिक्शा चलाने वाला नहीं था। कम्युनिटी ने उसे स्कूल के पास एक छोटा सा टी स्टॉल लगाने में मदद की थी। जैसे ही राजू का नाम ऑनर्स के साथ पुकारा गया, ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठीं। लेकिन रामदीन के लिए ये एक पूरे हुए सपने की मीठी आवाज थी, एक संघर्ष की पुष्टि थी। ये उसके बेटे की जीत की आवाज थी। रामदीन और राजू की ये कहानी एक सिंपल कहानी है, लेकिन इसमें एक गहरा सच छिपा है। ये हमें उस डेस्परेशन को समझने के लिए याद दिलाती है जो गरीबी पैदा कर सकती है, और एक माता पिता के प्यार को देखने के लिए जो कभी कभी उन्हें अंधेरे रास्तों पर ले जा सकता है। ये समाज के लिए एक पुकार है कि वो ज्यादा कंपैशनेट बने। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां एक पिता को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कानून तोड़ने की जरूरत न पड़े। हमें वो अजनबी बनना चाहिए जो किसी के किनारे पर धकेले जाने से पहले मदद का हाथ बढ़ाता है। रामदीन की स्ट्रगल उसकी परीक्षा थी और राजू की सफलता उसकी जीत थी। लेकिन सच्ची जीत उस कम्युनिटी की है जिसने जजमेंट की बजाय दयालुता को चुना और ऐसा करके एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों को बचाया।